हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अरमानिया। मैं पिछली क्लास में आप लोगों को नरेशन में एड्रेसिंग का यूज बताया था। आप लोग तो एड्रेसिंग को देखे ही होंगे और मेहनत से पढ़े ही होंगे, तो निश्चित है कि वो समझ में आया होगा। नरेशन में और शेष जो कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं उनको मैं आज बताऊंगा। कभी कभी यह वाक्यों में आ जाते हैं और हम लोग उसका इनडायरेक्ट बनाने में असफल रहते हैं। सो गाइस, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखिए, मैं नरेशन बता रहा हूं आपको। नरेशन में सम स्पेशल रूल्स। इसमें रूल 1 मैं बता रहा हूं कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, सर, मैडम या योर ऑनर आए, डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में सर आ जाए, मैडम आ जाए या योर ऑनर आ जाए, ये शब्द आ जाए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में हम रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। इनडायरेक्ट बनाते समय रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं तथा सर या मैडम या योर ऑनर को वाक्य में प्रयुक्त नहीं करते हैं, उसे हटा देते हैं, वाक्य में हम नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें, क्या ऐसा हुआ है? तो मैंने डायरेक्ट नरेशन में लिखा है कि द बॉय सेड, लड़के ने कहा, सर मे आई गो होम, और क्वेश्चन मार्क, क्लोज इन्वर्टेड कॉमास एंड क्वेश्चन मार्क में क्लोज इन्वर्टेड कॉमास। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर सर आया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में सर आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यह इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिख देंगे कि द बॉय, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसका सब्जेक्ट द बॉय है, तो हम द बॉय को लिख देंगे। द बॉय, हम चाहे तो आस्क्ड पहले भी लिख सकते हैं या रिस्पेक्टफुली के बाद भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो द बॉय रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, आस्क्ड क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो सेड किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड बदल जाएगा। तो द बॉय रिस्पेक्टफुली आस्क्ड, और कनेक्टिव क्या हो गया, इफ। अब देखिए आई है, रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सब्जेक्ट है वह क्या है, आई है। आई किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, आपको पता है, मैं बार बार बता रहा हूं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यह आई जाएगा किसके पास, बॉय के पास। बॉय से कहेगा कि मैं अपने लाइन नंबर 1 से आ रहा हूं, तो बॉय बोलेगा कि जब आप अपने लाइन नंबर 1 से आ रहे हैं तो मैं भी अपने लाइन नंबर 1 से चलूंगा। और बॉय का लाइन नंबर 1 क्या होगा, ही। लाइन नंबर 1 का मतलब नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, तो यहाँ ही हो गया। यहाँ मैंने क्या लिख दिया, देखिए ही लिख दिया। यहाँ पर देखिए मैं किसमें बदल गया, माइट। माइट या सपोज हम कुड भी लिख सकते हैं, किसी किसी ग्रामर में कुड भी दे दिया होता है, आपके एग्जाम में कुड आ जाता है, तो आप निसंदेह संकोच करने लगते हैं कि मे का माइट होता है और यहाँ कुड दिया है तो इनकरेक्ट है। नहीं, यहाँ पर संभावना प्रकट हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम माइट या कुड का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी क्या, गो होम। पहला तो सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। रीता सेड टू द हेड मिस्ट्रेस, मैडम आई हैव डन माई होमवर्क। इसका इनडायरेक्ट हमें बताना है, तो ध्यान दीजिए, क्या है, रीता, क्या है, रीता। अब देखिए सेड टू द हेड मिस्ट्रेस, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हेड मिस्ट्रेस आया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य असर्टिव है, तो हम सेड को किस बदल देंगे, टोल्ड में। तो रीता टोल्ड द हेड मिस्ट्रेस रिस्पेक्टफुली दैट। अब देखिए कनिवत कर्ता का नंबर आई है, वही फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई जाएगा रीता के पास। रीता से कहेगा कि मैं अपने लाइन नंबर 1 से आ रहा हूं, रीता बोलेगी जब अपने लाइन नंबर 1 से आ रहे हैं तो हम भी अपने लाइन नंबर 1 से चलेंगे। इसलिए रीता का लाइन नंबर 1 नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, सी। हैव, हैड में बदल गया, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, डन। अब देखिए यहां माई आया हुआ है, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये भी किसके अनुसार बदलेगा, रीता के अनुसार। माई जाएगा रीता के पास, रीता से कहेगा मैं अपने लाइन नंबर 3 से आ रहा हूं। 3 का मतलब पोसेसिव केस, तो रीता बोलेगी जब आप अपने लाइन नंबर 3 से आ रहे हैं तो हम भी अपने लाइन नंबर 3 से चलेंगे।
तो रीता का प्रोनाउन लाइन नंबर 1 सी है, लाइन नंबर 3 सी का लाइन नंबर 3 यानी पोसेसिव केस क्या हो जाएगा हर, और बाकी होमवर्क। तो गाइज ऐसा कब होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम या योर ऑनर इत्यादि शब्द आए तब। फिर इसमें हम और दूसरा नियम लिखने चल रहे हैं, दूसरा नियम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, रूल 2 हम लिखते हैं। रूल 2 में यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न आए, रूल 2 ध्यान दीजिएगा, रूल 2 यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न आए तथा रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है आरएस है, आरएस का मतलब क्या, रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन या प्रोनाउन आए, कोई नाउन या प्रोनाउन आए जो कामा से अलग हो, जो कामा का मतलब समझ रहे हैं, कामा ये है जो कामा से अलग हो तो उस नाउन या प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ओरली मैंने बताया भी है, लेकिन मैंने सोचा कि इसे लिखित बता दूं ताकि आप भूले ना, नोट बना लें। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। गाइस यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं डायरेक्ट स्पीच लिखने जा रहा हूं। रीना सेड, कामा, इनवर्टेड कामाज, आर यू कंपोजिंग अ पोयम, और कामा देकर मैंने लिख दिया नेहा, NEHA, फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज्ड कामाज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख लीजिए, रीना सेड, रीना कही, यहां पर तो देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन आगे बढ़ते हैं वाक्य में। तो जब वाक्य में हम आगे बढ़ते हैं तो यहां दिख रहा है आर यू कंपोजिंग, रिपोर्टेड स्पीच में आर यू कंपोजिंग अ पोयम, यहां कामा के बाद देखिए नेहा आया हुआ है। तो ये नेहा क्या चीज है, ये नाउन है नेहा, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। तो ये कहां जाएगा, इसकी स्थिति कहां पर बनेगी। तो ऐसी स्थिति में हम इस नेहा को, जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। कब, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तब, इतना ध्यान रखिएगा। तो इनडायरेक्ट हम बना दें, रीना, अब सेट किसको बदल जाएगा, आस्क्ड में, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आस्क्ड, रीना आस्क्ड किससे, नेहा, जो रिपोर्टेड स्पीच में नेहा छिपी हुई है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो यहां हो गया है आपका नेहा। रीना आस्क्ड नेहा, कनेक्टिव क्या हो जाएगा, इफ या वेदर, वेदर भी प्रयुक्त कर सकते हैं और इफ भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आपने यहां पर इफ प्रयुक्त किया। इफ यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, वो किसके अनुसार बदलेगा, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मैंने बार बार बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यू जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन है, नेहा, यू जाएगा नेहा के पास, नेहा से कहेगा मैं अपने लाइन नंबर 1 से आ रहा हूं, लाइन नंबर मतलब कर्ता कारक, तो नॉमिनेटिव केस। तो नेहा बोलेगी जब आप लाइन नंबर 1 से आ रहे हैं तो मैं भी अपने लाइन नंबर 1 से चलूंगी, इसलिए नेहा का लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 का मतलब नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वाच। फिर कंपोजिंग, वाच क्यों हुआ, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदल गया और सी के अनुसार मींस सी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब में आप युक्त हो गई वाच। कंपोजिंग और पोयम, और दे देंगे फुल स्टॉप। राइट, तो यह बना आपका इनडायरेक्ट स्पीच। यह स्थिति कब होती है, जब
रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना आए तथा रिपोर्टेड स्पीच में कोई नाउन या प्रोनाउन आए जो कामा से अलग हो, उस स्थिति में इस रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए नाउन या प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं, देख लीजिए। ही सेड कामा इनवर्टेड कामाज मोहन you have done it फुल स्टॉप एंड क्लोज्ड इनवर्टेड कामाज, इसका इनडायरेक्ट बना देना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा गाइज, ही, अब क्या करें, सेट को क्या करें, सेट को टोल्ड बदलें। क्यों? क्योंकि देखिए यहां तो ऑब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में नाउन आया है जो कामा से अलग है, तो इसको ही हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो ही टोल्ड मोहन, connective that, after connective subject, we use subject. What is the subject here? You. You is second person pronoun, then it will change according to reporting verb object. What will be the object here? मोहन। तो यू जाएगा मोहन के पास, मोहन से कहेगा मैं अपनी लाइन नंबर 1 से आ रहा हूँ, मोहन बोलेगा जब अपनी लाइन नंबर 1 से आ रहा हूँ तो मैं भी अपनी लाइन नंबर 1 से चलूंगा, इसलिए मोहन का प्रोनाउन यहाँ क्या हो जाएगा, ही, और हैड का क्या हो जाएगा, हैड डन इट, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है नो चेंजिंग। गाइस ये रूल नंबर 2 रहा। सम स्पेशल रूल्स में ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं और हम लोग उसे बनाने में असफल हो जाते हैं, इसलिए इस मेथड से इसको हम आसानी से सीख सकते हैं। अब रूल नंबर 3, गाइस ध्यान दीजिए, आप लोग इसे दोहराते रहें ताकि ऐसे ही वाक्य जो है एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं रूल 3। रूल 3 क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में टैग क्वेश्चंस आए तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। यहां लिख लें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में टैग क्वेश्चंस वाले वाक्य आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टैग क्वेश्चंस को, टैग वाले वाक्य को या टैग क्वेश्चंस को नहीं लिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डायरेक्ट देख लीजिए। जैसे कहा जाए रमेश सेड, रमेश ने कहा, क्या कहा, he is playing, isn't he, क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज वर्ड कामाज। भाई ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में टैग क्वेश्चंस आया है, इजेंट मींस इज नॉट, यहां ध्यान देने योग्य बात है, ही इज प्लेइंग इस सेंटेंस है, लेकिन इजेंट ही ये क्या है, टैग क्वेश्चंस है। और टैग क्वेश्चंस के बारे में मैं सेंटेंस में भली भांति आपको बताया हूं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टैग क्वेश्चंस क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे उस वीडियो को ओपन करके एक बार देख लीजिए, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। टैग क्वेश्चंस का मतलब पुच्छल क्वेश्चन होता है, वाक्य के अंत में न शब्द आता है, यह क्या करता है, वाक्य पर बल देता है, इंप्रेस करता है। जैसे इसका हिंदी हम अर्थ निकालते हैं, रमेश ने कहा, ही इज प्लेइंग, इजंट ही, वह खेल रहा है ना, इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा हिंदी में। तो कभी कभी ऐसे भी वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं, तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं ये चीज मैं बताना चाहता हूं गाइज, तो ध्यान दीजिए। और निश्चित है कि अगर यह
आप पसंद कर रहे हैं, तो भाई एक तो शिकायत है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। मैं जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो अगर चाहते हैं कि मुझे फल मिले तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। मैं निश्चित ही एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाऊंगा, लेकिन मेरे साथ आप भी मेहनत करेंगे तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिएगा, एक ही सेंटेंस से मैं आपको समझा दूंगा, मुझे बहुत अधिक एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल आप किताबों से खोज कर कीजिए, लेकिन यहां देख लीजिए रमेश कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, टैग क्वेश्चन है, तो सेट किसमें बदल जाएगा, आस्क्ड में। इतना तो पता ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया ही हूं। तो रमेश आस्क्ड, और उसके बाद क्या होगा, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, कनेक्टिव इफ या वेदर, तो हम क्या लगा दें, इफ। रमेश आस्क्ड इफ, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, क्या लिख देंगे, ही। फिर इसका वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, और जो देंगे फुल स्टॉप। जी हाँ बिल्कुल सही, यहाँ जो टैग क्वेश्चन पुच्छल क्वेश्चन पीछे आया, इसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं लिखते हैं, यूज ही नहीं करते हैं, बस यही आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये है आपका, देखिए जादू की तरह इनडायरेक्ट स्पीच आपके सामने बनकर तैयार है। अब आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिए, देखिए मैं उसका आंसर देता हूं। रूल 4 मैं देने जा रहा हूं आपको। रूल 4 कहता क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आए, यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो आए, यस नो शब्द है, ये सब आए, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यह का मतलब यस चाहे नो, यह इन द अफर्मेटिव में कौन बदलेगा, यस। यह इन द अफर्मेटिव यानी यस किस में बदलेगा, इन द अफर्मेटिव, आर या आर नॉट, यम, नो किस में बदल जाएगा, नो इन द निगेटिव में बदल जाता है, निगेटिव में बदल जाता है। गाइस इतना ध्यान देने योग्य बात है, ये तो आप भले ही जानते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मिक्स्ड सेंटेंस आएगा आपके सामने, इंटरमीडिएट कोर्स में मिक्स्ड सेंटेंस आता है, डायलॉग आता है, तो उसमें मदद करेगा। अगर ये सब जानते रहेंगे रूल पहले से, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मैं देता हूं, ही सेड टू मी, कामा यू आर प्लेइंग, you are playing, plural commas, no, full stop, plural comma। देखिएगा ये आ गया। ही सेड टू मी, मुझसे कहा, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, नो, तो नो किसका कथन है, ही का ही कथन है, इस वाक्य में एक ही व्यक्ति का कथन है। ही जो है ही नो कह रहा है, तो आगे इसका हम इनडायरेक्ट बना देते हैं, ही टोल्ड मी, किसमें, इन द
he told me, answered me in the negative that you का I was not playing, I was, he told me that I was not playing। इस तरह भी कर सकते हैं। इन द निगेटिव यहाँ यूज करने की फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। He told me that I was not playing, I was not playing। नो को हमने नॉट में बदल दिया, या इस तरह भी he answered me in the negative, इस तरह भी कर सकते हैं he answered me in the negative, या इस तरह भी कर सकते हैं he told me that I was playing। लेकिन यह इसी प्रैक्टिकल कथन है, इसलिए इसमें नॉट शब्द का हमने प्रयोग डायरेक्ट कर दिया है। जैसे एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, he said can you sing, he said can you sing, question mark, and after that, after question mark inverted commas, and I said what, no, and I said no, इसका इंडायरेक्ट बनाना है। तो देख लीजिए, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट हमें बना देना है। तो हम क्या कर देंगे, ही, ये पहले देखिए दो, एक ही, ये देखिए दो कथन, दो व्यक्तियों का कथन है। ही सेड कैन यू सिंग, उसने कहा क्या तुम गा सकते हो, एंड आई सेड, मैंने कहा, नो मतलब आई कैन नॉट सॉन्ग, आई कैन नॉट सिंग, मैं गा नहीं सकता हूं। दो व्यक्ति का कथन है, आइए इसको इस तरह देख लेते हैं। He asked if, क्या you है तो यहां हम ही कर दें, कैन का क्या हो जाएगा, could sing, this time he asked if he could sing, and है, and से मैं इसको जोड़ दे रहा हूं, and फिर क्या, और क्या, and के बाद क्या कर देंगे, and said that, क्या कहा, said that, कौन, दूसरा वाला आई कह रहा है, said that क्या, I couldn't, आई ई के अनुसार आई होगा, I couldn't, COUL, could not का मतलब could not, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि he asked if he could sing and answered in the negative, and answered in the negative, answered in the negative का मतलब I could not sing a song, this type, whole sentence, it has sense। So guys, ये रहा आपका जो है यस आर नो आने वाले क्वेश्चन। अगर यस आता है तो आंसर इन द अफर्मेटिव, इसको डायलॉग में या फिर सेंटेंस में और फिर जब जाऊंगा तो बताऊंगा। इसके बाद एक आ जाता है रूल 4, रूल 5। रूल 5 में हम देखते हैं, ये लास्ट रूल है आज के वीडियो में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में हम लिखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्फैटिक डू आए, इम्फैटिक डू आए, इम्फैटिक डू का मतलब समझ रहे हैं, डू आता है जो कि वाक्य पर एक जोरदार प्रभाव प्रकट करता है, उसी को हम कहते हैं इम्फैटिक डू। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्फैटिक डू आए तो इससे
रिक्वेस्ट प्रकट होता है, रिक्वेस्ट प्रकट होता है। अतः रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और आने वाले वाक्य को टू से जोड़ देते हैं, और आने वाले वाक्य को टू से जोड़ देते हैं, इतना ध्यान रहे। यानी हम लोग किसे जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं, और डू फिर समाप्त हो जाता है वाक्य से, वाक्य में फिर डू का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि आई सेड टू राणा, आई सेड टू राणा कामा डू हैव अ कप ऑफ टी, फुल स्टॉप क्लोज कामा। इस वाक्य में डू आया हुआ है, लेकिन डू क्या कर रहा है, डू का प्रयोग अनुरोध को जोरदार बनाने के लिए किया गया है, इसे हम इंफैटिक डू भी कहते हैं। अतः इस डू को काइंडली या प्लीज की तरह इनडायरेक्ट स्पीच से हटा दिया जाता है, और डू के बाद आने वाले वर्ब को टू से हम जोड़ देते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच गाइस, ध्यान दीजिए। आई रिक्वेस्टेड, इतना ध्यान देना है, इनडायरेक्ट जब बनेगा आई सेड तो किससे बदल गया, क्यों, डू आया हुआ है, इंफैटिक डू आया हुआ है, जो वाक्य पर जो प्रकट कर रहा है, डिमांड कर रहा है, इससे रिक्वेस्ट प्रकट हो रहा है, इसलिए सेड को बदल देंगे हम रिक्वेस्टेड में। आई रिक्वेस्टेड राणा टू हैव, और देखिए डू हट गया वाक्य से, टू से हमने जोड़ दिया, और कप ऑफ टी। गाइस यह बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये 5 जो है स्पेशल रूल्स रहे, यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद मैं आपको मिक्स्ड सेंटेंस में ले जाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मिक्स्ड सेंटेंस बताऊंगा, डायलॉग बताऊंगा, जिसमें ये सब मदद करेगा। इसलिए इन रूल्स को मैं पहले आपको बताया हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर ही आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।